Hello everyone, my name is Pawan and I am a chartered accountant. So welcome to my channel 30 minutes. So today we will start accountancy for 11th class and this is the chapter 1. So basically you should know that why the accountancy has so many rules and principles. Let us take the example of a person who is doing the business and I must tell you that only businessman has to maintain the accounts only. A salaried person or a normal person housewife or any other person is not required to maintain the accounts. सिर्फ एक आम आदमी को अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने पर्सनल लेवल पे करना चाहे तो कर सकता है। कई लोग अपनी पासबुक मेंटेन करवाते हैं बैंक से, फिर अपने पास भी नोट करते हैं। अब जैसे एक शॉपकीपर है, वो इतने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, जो अकाउंटेंट रखते हैं, तो ओनली जो बिजनेस है उन्हीं के लिए अकाउंट्स लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर वो भी कईयों को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जिनकी सेल 1 करोड़ से कम है, तो उनको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत तो नहीं होती, तो वो लोग नहीं भी करते। जैसे छोटे मोटे दुकानदार होते हैं आपकी गलियों में, तो वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। लेकिन जो लोग जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं और जिनकी सेल 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और अपना प्रॉफिट 8% से कम, जितनी आपकी सेल है, अगर 8% से कम पे आप प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उस अकाउंट्स का आपको ऑडिट भी करवाना होगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए तो कंपलसरी हो जाता है अपने अकाउंट्स मेंटेन करना। अब इतने अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इतने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट क्यों बना? क्योंकि मान लो अगर हर बंदा अपने हिसाब से अपनी एंट्री करेगा, कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, फिर वो लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो अपने अपने तरीके से लेजर बनाएंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे। तो इसलिए सब लोग एक ही पैटर्न से काम करें और एक ही पैटर्न पे अपना बैलेंस शीट बनाए, है ना? एक ही पैटर्न हो सबके पास अकाउंटिंग एंट्री करने का, और सब लोग एक खर्चे को एक ही लेजर में दिखाएं। जैसे कि अगर कोई बंदा सैलरी दे रहा है, तो सब लोग उसको सैलरी नाम से ही लेजर बनाए, है ना? सैलरी के नाम से ही अकाउंट खोले। अगर कोई बंदा टीडीएस का लेजर खोल रहा है, तो सब लोग टीडीएस के नाम से ही लेजर मेंटेन करें। अगर सारे लोग एक जैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे, तभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन पाएगी, है ना? अगर हमें ये देखना है कि भाई एक कंपनी 10% प्रॉफिट कमा रही है और एक कंपनी 12% प्रॉफिट कमा रही है, तो दोनों के अकाउंट्स जो है सेम पैटर्न पे बनने चाहिए। तभी हमें पता लगेगा भी हम, मतलब दोनों कंपनियों में कौन सी अच्छी है, दोनों कंपनियों में कौन सी ज्यादा कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर मान लो सेम पैटर्न नहीं अपना रहे, तो हर साल हो सकता है वो अलग अलग पैटर्न भी अपनाते रहे कोई भी बंदा। अब कोई बंदा सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाएगा, कोई डबल एंट्री अपनाएगा, है ना? तो इस तरह से क्या होगा कि मैसअप हो जाएगा सारा कुछ। तब तो गवर्नमेंट होते ही, जब जब वो लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर उससे मांगेगा डॉक्यूमेंट, तो सबके डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। और ऐसे अगर वो अपना ऑडिट करवाना चाहेगा, तो ऑडिटर को भी दिक्कत होगी। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स, ये सब बनाए गए ताकि अकाउंटिंग जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो सब लोग वैसे ही फॉलो करेंगे जैसा कि, मतलब जैसा कि हमें अकाउंटिंग रूल्स वगैरह में, मतलब हम पढ़ेंगे और जैसे कि बताया गया वैसे ही करना है। तो इसलिए ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम, भाई आपको ऐसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये वाले लेजर बनाने हैं, है ना? अगर कोई एक्सपेंस होता है तो इस एक्सपेंस को ये वाले एक्सपेंस हेड से नाम से लेजर खोलना है, और आपको ट्रायल बैलेंस इस फॉर्मेट में बनाना है, बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनानी है। ये सब फॉर्मेट जो है सब प्री डिसाइडेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर कंपनीज एक्ट। सब तभी इसलिए बनाए गए कि हर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल बताए गए हैं, आपको वैसे ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करनी है, वैसे ही बैलेंस शीट बनानी है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। Over the centuries, accounting has remained confined to the financial record-keeping function of the accountant, but today's rapidly changing business environment has forced the accountants to reassess their roles and functions both within the organization and the society. Now, the role of an accountant has now shifted from that of a more recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision-making team. यानी कि जो अकाउंटिंग का रोल है, पहले क्या होता था, सिर्फ एंट्री करने से, और एंट्री का एंट्री रिकॉर्ड कर लिया आपने, समराइज उसकी स्टेटमेंट बना दी, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना दिया। तो अकाउंटिंग सिर्फ आज की डेट में यही नहीं रह गया कि आपने सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड कर ली और अकाउंट हो गया। आपको मतलब अकाउंटिंग एक पूरा, एक एक तरह से समुंदर की तरह हो गया है, जिसमें मतलब आपको पूरा एंट्री करने से लेकर उसको, जो फाइनल स्टेटमेंट आप बनाओगे उसको प्रेजेंटेशन तक है ना?
काउंटिंग खाली यही पार्ट नहीं है कि आपने एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली और अकाउंटिंग हो गई। अकाउंटिंग का पूरा है कि आपने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करोगे एंट्री की, फिर उसे क्लासीफाई करोगे और फिर उसे समराइज यानी कि बैलेंस शीट, P&L ये सब बना के रिपोर्ट करोगे और अपने जितने यूजर है उन सबको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओगे। तो ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है। तो जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो AICPA ने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है किसका, रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। रिकॉर्डिंग माना कि आपने एक एंट्री आई उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर जब आपने बहुत सारी एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद आप उसे क्लासीफाई करोगे, यानी कि वेजेस वाली एंट्री एक तरफ, सैलरी वाली एक तरफ, है ना। फिर उसको समराइज फॉर्म में करोगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, फिर P&L बनाओगे, फिर कैश फ्लो बनाओगे, फिर उसके बाद ITR भरनी पड़ेगी तो उसके लिए भी डाटा उस बैलेंस शीट से ही निकालोगे, है ना। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एथलीट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि वही सारी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की, यानी कि जो मनी में आप मतलब लिख सकते हो, उनको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हो। तो कोई भी एंट्री जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है आप उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं मतलब मेंटेन कर सकते, तो वो आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। तो अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो ये, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द दोस ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर इकोनॉमिक इवेंट का मतलब है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है और आपके पैसे से इन्वॉल्व है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स पे इन्वॉल्व है। सपोज करो आपने बिजनेस ओपन किया, आपने उसमें कैपिटल लगाई, आपने एक मशीनरी खरीदी, फिर वो मशीनरी चल के आ रही है ट्रांसपोर्ट से, आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी दे रहे हो, है ना। अब वो मशीनरी इंस्टॉल हो गई, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया आपका। तो हर चीज जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में है, इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें आपका पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, वो हर चीज इकोनॉमिक इवेंट है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट का क्या रोल है। इकोनॉमिक इवेंट्स तो कई सारी हैं जिसमें आपका पैसे का लेन देन भी होता है, जिसमें आपका पैसा भी खर्च होता है ना। अब जैसे मान लो स्टोर वाले ने माल दिया, प्रोडक्शन वाले को इश्यू कर दिया, दैट इज आल्सो इकोनॉमिक इवेंट। लेकिन आप उसको कोई एंटी मॉनेटरी टर्म्स में कैसे करोगे? आप सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर करोगे उसका, है ना। अब मान लो आपने ट्रांसपोर्ट के कोई मशीनरी खरीदी, तो वो फाइनेंशियल एंट्री है आपकी जो उसे रिकॉर्ड करोगे। फिर वो बंदा आया आपके पास इंस्टॉल करके चला गया। अब मान लो अगर उसने इंस्टॉलेशन के पैसे लिए आपसे, तो आप इंस्टॉलेशन की एंट्री करोगे एक्सपेंस बुक करके, है ना। उसका आप खर्चा भी बुक करोगे क्योंकि आपने पैसे दिए। लेकिन अगर मान लो वो इंस्टॉलेशन फ्री में कर गया, फिर तो है तो वो इकोनॉमिक इवेंट, लेकिन आप उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे क्योंकि उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, है ना। कोई आप उसमें ये नहीं लिख सकते भाई एंट्री बना लो कोई भी कि वो इंस्टॉल करके चला गया। अगर जब तक आपने उसे पैसे नहीं दिए तो पैसे का कोई खर्चा है नहीं, तो आप उसी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इकोनॉमिक इवेंट तो कई सारी होगी, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं इकोनॉमिक इवेंट की होगी जिनसे हमारा पैसे का लेन देन होगा, यानी कि जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है। अब इकोनॉमिक इवेंट दो तरह से इन्हें बांटी गई है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल इवेंट तो होगी जो आपकी कंपनी के अंदर होगी, मान लो आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी, इट इज ए इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। और एक्सटर्नल होगी, मान लो आपने बाहर से कोई मशीनरी खरीदी, परचेज रॉ मटेरियल किया, उसको पैसे दिए, तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इवेंट। तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो अकाउंटिंग में तब इम्पोर्टेंट रखती है। कोई भी इकोनॉमिक इवेंट अकाउंटिंग तब होगी उसकी जब वो उसका पैसे का लेन देन होगा। अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस को 4 स्टेप में बांट दिया है ना, IMRC। तो सब आई माना आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? मतलब आपके पास कई इकोनॉमिक इवेंट होंगी, कई ट्रांजेक्शन आएंगी, कई सारी एंट्रीज आएंगी, है ना। अब आपने ये देखना है, उनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि भाई ये एंट्री मैंने नोट करनी है या नहीं करनी। मतलब तो कौन सी एंट्री नोट होगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो बिजनेस की है या नहीं। अगर मालिक ने अपने पर्सनल काम के लिए अपने घर में पंखा लगवा लिया, तो क्या वो मेरी मतलब आइडेंटिफाई करूंगा मैं कि वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी? तो वो नहीं करनी मेरे को। तो मेरे को कौन सी एंट्री आइडेंटिफाई करनी है?
जो मेरी बिजनेस से रिलेटेड है और जिनको मैं फाइनेंशियल करेक्टर है, जिनका मैं मॉनेटरी टर्म्स में मतलब कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब सपोज करो मैंने किसी बंदे को हायर कर लिया बिजनेस में, है तो वो इकोनॉमिक इवेंट बिजनेस की और बिजनेस से रिलेटेड भी है, लेकिन उसको हायर करने के लिए मैंने ना कोई पैसे दिए ना कुछ दिया, है ना, तो मैं उसकी एंट्री नहीं कर सकता। हाँ, जब उस बंदे को मंथ एंड में सैलरी दूंगा तो तब उसकी एंट्री करूंगा। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी, उसकी फाइनेंशियल हमें वैल्यू देखनी है भाई। एक तो मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर एक मालिक की या किसी की पर्सनल है तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे नोट नहीं करना, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ये एंट्री नोट होगी। अब दूसरे बार काम आता है, दूसरा स्टेप आता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट माना कि उसकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है। अब सपोज करो आपने कोई सेल बिल काटना है ना, सेल बिल के अंदर आप क्या करोगे, आइटम का क्वांटिटी लिखोगे, उसका रेट लिखोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। फिर उसके ऊपर अब जीएसटी लोग कहता है कि आपने जीएसटी भी लगाना है, फिर उसके ऊपर जीएसटी रेट देख के जीएसटी भी लगाओगे, तो इनवाइस की वैल्यू पूरी आ जाएगी, फिर आप उसकी एंट्री करोगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपने आइडेंटिफाई करी है, हमें उसकी क्या निकालनी है, मेजरमेंट क्या करना है, हमने मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालनी है कि हमें एंट्री कितने अमाउंट से करनी है ना। और जो एंट्री मॉनेटरी टर्म से में नहीं आ सकती, है ना, वो हम नोट नहीं करेंगे बिल्कुल। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। ये दोनों काम कर लिए हमने, आइडेंटिफाई कर लिया भी एंट्री नोट कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस और इसी मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करी जा सकती है, और हमने भी उसकी वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरा काम है रिकॉर्डिंग। अब इस एंट्री को आपने रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड के लिए जो हमें रूल बताए गए हैं, डेबिट असेट्स के एक्सपेंस को किस तरह डेबिट क्रेडिट करना है, इनकम को डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, और फिक्स असेट्स को डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ना, असेट्स और लायबिलिटी को डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। तो वो जो हमारे रूल है डेबिट और क्रेडिट करने के, एंट्रीज करने के, उसके हिसाब से हम वो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एंट्री मतलब आपके टाइम की सीक्वेंस में होगी। यानी कि अगर जो एंट्री 1 तारीख को हुई है ना, मान लीजिए आज 4 अप्रैल है, अगर कोई एंट्री 4 अप्रैल को है तो वो 4 अप्रैल वाली एंट्री पहले होगी, 5 अप्रैल वाली बाद में होगी, 6 अप्रैल वाली उसके बाद होगी, 7 अप्रैल की उसके बाद, उससे बोलते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि टाइम के हिसाब से, यानी कि जो आपका सेकंड टाइम मिनट जो भी चल रहा है, टाइम के हिसाब से आपकी जो एंट्री होगी डेज वाइज में, वो एंट्री आपको वैसे रिकॉर्ड करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने किसी को पैसे दिए आज 4 अप्रैल में, अब उसका माल आया 30 अप्रैल को, फिर आप क्या कर रहे हो कि 30 अप्रैल को जो उसका बिल आया पहले वो बुक करूंगा मैं 30 अप्रैल में, और 4 अप्रैल वाली एंट्री में 1 मई को डालूंगा। अभी उसका बिल तो मेरे कहाँ खड़े था, मैं पेमेंट किसको दिखाऊं, नहीं। जो अगर आपने 4 अप्रैल को किसी को पैसे दिए हैं तो आप उसको एडवांस शो करोगे, और 30 अप्रैल में जब उसका बिल आएगा फिर उसको आप बिल बुक करोगे, और फिर वो दोनों उसका बिल जो लेजर में है वो नील बैलेंस हो जाएगा। यानी कि आपने किसी को 10,000 रुपये एडवांस दिए आज, आपके पास 10 दिन बाद माल आया, फिर 10 दिन बाद उसका बिल आप बुक कर लोगे, तो उसका जो बैलेंस था वो नील शो हो जाएगा, है ना। 10 दिन तक उसको एडवांस शो हो रहा था। तो कहने का मतलब है टाइम बेस है ये सारा। जो जो इवेंट पहले हुई है, जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसको पहले बुक करना है, और जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसको बाद में बुक करना है, डे वाइज, टाइम वाइज। अब सपोज करो आपने 6 तारीख में ही 4 बार किसी को पैसे दिए, आपने 6 तारीख में किसी को 4 बार पैसे दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले वाली एंट्री पहले नोट करी या बाद वाली। सिर्फ यह है कि जो 6 तारीख की एंट्री है वो 6 तारीख में होनी चाहिए। जो आज का 24 घंटे के अंदर जितनी बार भी ट्रांजेक्शन हुई, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहली वाली पहले करनी है बाद वाली बाद में करनी है, वो आप कर सकते हो, है ना, लेकिन डे चेंज नहीं होगा। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, सब कुछ कर लिया एंट्री की। अब उस एंट्री को जब रिकॉर्ड करोगे उसके बाद आप उससे क्या बनाओगे, एंट्री से सबसे पहले आप अपना लेजर मेंटेन करोगे। एंट्रीज बुक करने के बाद फिर उन लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस से आप बैलेंस शीट बनाओगे, पीएनएल बनाओगे, फिर जो भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए। अब जैसे एक सर्डी करेक्टर है हमारा, वो हमसे क्या मांगेगा, बैलेंस शीट तो मांगेगा नहीं, वो क्या कहेगा भाई मेरा लेजर निकाल के दे दो, है ना, जो मैंने तुम्हें पूरे साल माल सप्लाई किया है, मैंने अपने यहाँ पे तुम्हें डेबिट कर रखा, तुमने अपने यहाँ पे मुझे क्रेडिट कर रखा, तो वो लेजर निकाल लो, हम दोनों आपस में मैच कर लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस जो है बराबर हो जाए, है ना। तो हर बंदे को अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट में।
जो सन्नी डायरेक्टर है वो भी ये कहेगा भी मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, हम कहेंगे नहीं जी इतने देने हैं, ठीक है अभी लेजर ले आओ आपस में मिला लो, भाई तुमने मुझे तो सेल बिल दिए थे आपने नोट कर रखे होंगे, अपना अपना हिसाब किताब ले आओ मेरे पास। तो ऐसे ही जो कंपनी के मालिक हैं उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। उनको ये देखना है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ। अब जो मंथली पी एंड एल बनता है उससे भी चेक कर सकते हैं, जो एनुअली पी एंड एल बनेगा उससे भी चेक कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट है उसको हमसे टैक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हुई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्डेड कर लिया, है ना। फिर उन इंफॉर्मेशन से आपने क्या बनाया, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन बनाई और कम्युनिकेट कर ली उन सभी को जो जो आपके यूजर है। यानी कि आपके जो यूजर है, मैनेजमेंट हो गया, संडी क्रिएटर हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, ठीक है ना, उन सबको जो आपके यूजर है उन सबको आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो सारा यहीं पे खत्म होता है कि जो भी आपने सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर मेजरमेंट किया, फिर आपने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आपने उससे रिलीवेंट इंफॉर्मेशन बनाई और जो उनके यूजर है जिनके लिए सब अकाउंटिंग हो रही है ना, आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया, तब आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट हो गई। और द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे राइट इंफॉर्मेशन। और जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, एक तो वो रिलीवेंट होनी चाहिए, है ना, और टाइमली होनी चाहिए, और दूसरा वो करेक्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन के बारे में तीन रूल्स हमेशा रहते हैं। एक तो वो करेक्ट होनी चाहिए हमेशा, अगर आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसका कोई योग नहीं। रिलीवेंस इन द मतलब जो जिस फॉर्मेट में और जिस तरीके से उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए तभी रिलीवेंट। यानी कि अगर मान लो उसे आज 30 अप्रैल की एमआईएस चाहिए या 30 अप्रैल का पीएनएल देखना है, और आप उसे 31 दिसंबर को जाकर दे रहे हो, तो उसके लिए क्या रिलीवेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि तब उसे 31 दिसंबर का उसे पीएनएल चाहिए, देखना है उसे कि 31 दिसंबर को क्या प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर आज किसी के संडे क्रेडिटर ने ये देखना है, अभी मैंने आपसे 31 मार्च में अपनी बैलेंस शीट में मेरा कितना बैलेंस आ रहा है वो देखना, और आप उसे 6 महीने बाद दोगे तो उसके लिए वो रिलीवेंट नहीं। तो इन्फॉर्मेशन के तीन रूल हैं हमेशा। एक तो वो करेक्ट होनी चाहिए, रिलीवेंट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए, जिस टाइम मांगी है उसको उसी देंगे। और रिलीवेंट मतलब वो एक फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कोई घुमा फिरा के चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा जिस फॉर्मेट में मांगी है उसी में होनी चाहिए। अब बात चली थी यूजर की, है ना। यूजर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब ये यूजर को क्या चाहिए होता है, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन बनती है, तो हर एक बंदे की नीड अलग अलग होती है ना। तो किस तरह का यूजर क्या क्या चीज मांगता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूजर की। इंटरनल यूजर होते हैं हमारे, एक तो हो गया कंपनी के मालिक यानी कि शेयर होल्डर या ओनर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मालिक हो गया एक सिंगल बंदा, है ना। और कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर मालिक होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल यूजर आते हैं मालिक। उन्हें क्या चाहिए, भैया कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ हमें, है ना। कंपनी घाटे में चल रही है तो बंद करो, अगर और एक्सटेंड करना है बिजनेस को, तो प्रॉफिट हो रहा है तो एक नया प्लांट मशीनरी लगाओ, नई मशीनरी लो, और ज्यादा लोग हायर करो, वो ये डिसीजन करना होता है उन्होंने। तो इसलिए उनको चाहिए होती है सारी इन्फॉर्मेशन, है ना। कंपनी में बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कितनी हमने बैंक से लोन ले रखा है, लोन जल्दी चुकाने के लिए हमें कितना कैश चाहिए, कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी, ये सब डिसीजन उनको लेने होते हैं। फिर उसके नीचे आती है मैनेजमेंट, इंटरनल यूजर के तीन तरह के इंटरनल यूजर होते हैं। मालिक लोग हो गए, ओनर, उसके नीचे मैनेजर या डायरेक्टर, तीसरे हो गए एम्प्लॉय, है ना। तीन लोगों को चाहिए ऑप्शन। अब मालिक को तो चाहिए प्रॉफिट, वो देखने के लिए हर चीज देखेगा। वो देखना है कि बैंक से अगर लोन ले सकते हैं तो हमारी कितनी सेल है, कितनी सेल पे वो हमें लोन मिल जाएगा, कितनी कैपिटल पे हमें लोन मिल जाएगा। अब मान लो हमारे 1 लाख रुपए लगा हुआ है बिजनेस में, तो बैंक वाला कहता है भी अगर तुम्हारे 1 लाख लगा हुआ है मैं 2 लाख का लोन दे दूंगा, है ना। तो मालिक क्या करेगा, बैलेंस शीट में देखेगा, हाँ, ठीक है अभी 10 लाख रुपए हैं तो हमें 20 लाख का लोन मिल जाएगा। तो हर इंफॉर्मेशन जो है उसे वो बैलेंस शीट और पी&एल से मिलेगी। और जो मैनेजमेंट और डायरेक्टर है उन्हें भी मंथली हमें देखना है कितनी मंथली हमारी सेल बढ़ रही है। भाई जो प्रोडक्शन के हेड हैं वो ये देखेंगे कौन से प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, मतलब और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और ज्यादा प्लांट लगाना है उसमें, और ज्यादा लेबर लगानी है ताकि उसकी सेल हमारी और बढ़े। अब जिस चीज की सेल कम है तो उसमें क्या करेगी मैनेजर या प्रोडक्शन वाले या जो डायरेक्टर है, भाई इसमें क्या करो, इंप्रूवमेंट करो प्रोडक्ट, है ना। तो वो ये चीज करके फिर डिसीजन लेंगे।
तो हर यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए चाहिए कि आगे फर्दर क्या इंप्रूवमेंट करना है, आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। और जो एम्प्लॉय है उनको किस लिए चाहिए? अब एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि भाई वो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। तो अब प्रोडक्शन वाले को क्या चाहिए अकाउंट वाले से? भाई मान लो परचेज वाला है का ये वाली पर जैसे परचेज डिपार्टमेंट की बात करें, तो परचेज वाला क्या करता है, सामने दूसरे सप्लायर से माल मंगवा के देता है ना। अब वो कोई बंदा ये कहता है ठीक है भाई मेरे तुमने इतने पैसे देने थे, मेरे पिछले पैसे नहीं। तो परचेज वाला अकाउंट में आएगा, वो कहेगा भाई इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका लेजर निकाल के दो ताकि उसको भेजें, टैली करके पता लगे भाई क्या गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही जो मार्केटिंग का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा आएगा भी मैं इस कस्टमर के पास जा रहा हूँ, माल सप्लाई जाता है, इसको इसके पूरे पैसे आ गए या नहीं आए वो बताओ मेरे को। अगर उस पार्टी से एडवांस आया हुआ था तो वो मार्केटिंग वाला किसको फोन करेगा? अकाउंट वाले को फोन करेगा, भाई चेक करो भी इसको माल जाना है, क्या इसके पैसे एडवांस आए हुए हैं। ऐसे किसी पार्टी को पेमेंट जा रही है एडवांस में, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि पहले से एडवांस तो नहीं खड़ा हुआ उस पार्टी को। पता लगा 5 लाख पहले ही दे रखा है, 5 लाख और मांग लिया उसने। अगर किसी को पहले ही एडवांस दे रखा है तो पहले हम उसका माल मंगवाएंगे, है ना। और ऐसे ही प्रोडक्शन वाला, भाई प्रोडक्शन वाला अकाउंट में जाके पता लगेगा भाई मैंने इस महीने इतने पीस प्रोडक्शन किए हैं, देखना पार्टी का कितने का बिल आया है, कहीं ज्यादा रेट तो नहीं आया हुआ किसी से, है ना। तो हर चीज के लिए इंटरनल डिपार्टमेंट में क्या है, ये जो एम्प्लॉई जितने भी बैठे हैं, एम्प्लॉई और वर्कर जो भी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी का टीए बिल है, कोई टूर पे जा रहा है, वो क्या करेगा, अकाउंट वाले के पास आएगा, मैंने टीए बिल सबमिट किया था, मेरे को पैसे मिले नहीं अभी तक, देख के बताओ क्या हुआ उसका स्टेटस, है ना। तो जितने भी एम्प्लॉई हैं सब उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं कहीं ना कहीं, जो हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर बात आती है एक्सटर्नल यूजर की। अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं? सबसे पहले कौन होता है एक्सटर्नल यूजर? आपके सप्लायर, है ना, जिनको आपकी जब उधार माल देते हैं तो उनको भी चाहिए होती है आपकी बैलेंस शीट, भैया कंपनी के औकात है या नहीं है, हम इतने इनको 5 करोड़ का माल उधार दे रहे हैं या 10 करोड़ का माल उधार दे रहे हैं, कल को ये हमारा पैसा न लेके भाग जाए। फिर आता है सन्डी डेटर, जो आप लोगों से माल ले रहे हैं कस्टमर से। वो ये देखते हैं कि हाँ भाई कंपनी मतलब फ्रॉड तो नहीं है, पता लगे आज हमें नकली माल बना के देना चालू कर देगी, तो वो भी चाहते हैं कंपनी का ब्रांड नेम देखना, उनकी सेल देखना भाई कि पिछले साल इन्होंने कितनी सेल करी थी, है ना। और मान लो कल को वो से बड़ा ऑर्डर दे तो पता लगा एडवांस लेके भाग गया, कस्टमर भी तो आपको एडवांस देगा ना। कस्टमर जब एडवांस देगा 20 लाख रुपए, तो वो ये देखेगा ना भी कंपनी की औकात कितनी है। कल को मैं इसे 20 लाख एडवांस दे दूं और 1 करोड़ का ऑर्डर दे दूं इसको, पता लगा 20 लाख लेके भाग गई कंपनी। तो इसलिए जो हमारे जो एक्सटर्नल यूजर हैं वो है सबसे पहले सप्लायर, फिर आता है आपके सन्डी डेटर, जिनको जो आपके कस्टमर है। और कस्टमर को ये भी चाहिए भैया इंप्रूवमेंट भी करेगी नहीं करेगी कंपनी, छोटी सी कंपनी है तो इंप्रूवमेंट करने का स्कोप कम होता है, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो इंप्रूवमेंट करती रहती है अपने प्रोडक्ट में, नई नई चीजें लाती रहती है। फिर आती है आपकी बैंक, जो आपको लोन देती है ना। जो आपको छोटे बैंक और बड़े बैंक अलग अलग तरह के होते हैं, जो आपको छोटा लोन भी देने वाले बैठे होते हैं, करोड़ों का लोन देने वाले बैंक बैठे होते हैं। फिर आता है टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट में सब कुछ आ गया, यानी कि आपके पीडब्ल्यूडी के आगे बंदे, और आपके एफएसआई लाइसेंस की अथॉरिटी हो गई, फूड सप्लाई वाले, या इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी डिपार्टमेंट, आरओसी, है ना, और ट्रेड यूनियन, और आपका ये लेबर डिपार्टमेंट। तो हर हर गवर्नमेंट अथॉरिटी में जितने भी डिपार्टमेंट है सबको आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, भाई आप वर्कर को सैलरी कितनी दे रहे हो, तो ये कौन देखेगा? लेबर डिपार्टमेंट वाले देखेंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करी नहीं करी, और रिटर्न अगर टाइम पे फाइल कर भी रहे हो तो सही फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट भी दो हमें, है ना। तो ऐसे ही करके आपके जितने भी एक्सटर्नल यूजर हैं वो आपके मतलब गिनती के 4-5 ही होते हैं। सन्डी डेटर हो गए, आपके सप्लायर हो गए, आपके कस्टमर हो गए, आप बैंक हो गया आपका, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, है ना। और दूसरे एनजीओ वगैरह भी होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि आप सोशल पे भी खर्चा करो, ठीक है। लेबर यूनियन होगी, ट्रेड यूनियन होगी, जिनके कई बार मेंबर होते हैं कंपनी वाले। अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली अकाउंटिंग इज ए कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग पूरा एक प्रोसेस है, किस चीज के लिए? कि जो रिकॉर्डिंग करेगा उससे जो इंफॉर्मेशन बनेगी वो अपने यूजर को देगा।
तो अकाउंटिंग अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का, है ना। तो जो एंड रिजल्ट क्या बनता है हमारा, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आइडेंटिफिकेशन से, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग और फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज़ का, पहले बनती है बैलेंस शीट एंड पी&एल, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो बैलेंस शीट एंड पी&एल बनता है, जिसके बेस पर रिटर्न फाइल होती है या ऑडिट करवाते हैं उसको, अकाउंट्स को। जब हम बोलते हैं ना इसके अकाउंट्स ऑडिट हो गए हैं, तो इसका मतलब उसकी बैलेंस शीट का ऑडिट चल रहा है ना। तो बैलेंस शीट जो उसने बनाई है वो सही बनाई है नहीं बनाई। अगर बैलेंस शीट ऑडिट हो चुकी है, तो अगर कोई गलती, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं निकली, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि इसने जो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं और उनके बेस पे जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पे जो बैलेंस शीट बनाई है वो सही बनाई है सारा। यानी कि इसने हर खर्चा प्रॉपर हेड में डाला है और हर खर्चा ईमानदारी से बुक किया है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के या गलत नहीं किया। अगर किसी ने वर्कर को सैलरी दे रहा है 10,000 और 10,000 से ही बुक कर रहा है, तब ओके है ना। अगर लेकिन तो वर्कर को सैलरी दे रहा है 10,000 और बुक कर रहा है उसे 12,000 रुपये से हर महीने, भाई 10,000 बैंक में डाले और 2,000 रुपये कैश दिखा दिया, जबकि कैश में दिया भी नहीं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है कई बार। तो अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, एक तो ट्रू होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, रिलीवेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। तो हमारा जो है अकाउंटिंग का ये मेन रोल रहता है कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमेशा ट्रू हो, फेयर हो, रिलीवेंट हो और टाइमली उनको प्रोवाइड की जाए। और अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसी के बेस पे ही यूजर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब हमारा आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमने सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स या रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एक ही बात है। क्योंकि जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, है ना, तो आप किस बेस पे बना रहे हो, जो आपने एंट्री रिकॉर्ड करी है, तो जो एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है वो क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए। ट्रू माना फैक्ट्स, ठीक है। इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, ओनर हो गया आपका, डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय, है ना। ए डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज एन एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट वेदर नोट द बिजनेस एंटिटी एलिजिबल फॉर लोन। लोन कौन देता है कंपनी को, बैंक या लेंडर, है ना। तो एक बैंक हो गया या लेंडर, मतलब उधार देने वाला कोई भी बंदा, जैसे फाइनेंस कंपनीज होती है। फिर आता है दी इंटरनेट, ये हमने यहाँ नोट भी कर रखा है। द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द टाइम गैप। द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग टाइम गैप, और आप ये कह सकते हो कॉस्ट, टाइम गैप एंड कॉस्ट, दोनों चीज डिक्रीज होती है। अगर आप किसी को कोरियर करते हो तो कोरियर के पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मेल कर देते हो तो आपके पैसे भी बचते हैं और टाइम भी बचता है। तो कॉस्ट एंड टाइम गैप दोनों चीज आप लिख सकते हो। फिर डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। तो आउटसाइड बिजनेस वाले कौन होते हैं, यूजर, एक्सटर्नल। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट इफ इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट होगी तभी आप डिसीजन ले पाओगे, है ना। आपके लिए रिलेवेंट ही तभी है वो। अगर आप उस पर डिसीजन नहीं ले सकते अपना, तो आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखती इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एंड्स विद कम्युनिकेशन। जब भी हमने पढ़ा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस पढ़ा हमने, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड एंड्स विद कम्युनिकेशन, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Accounting measures business transactions in terms of monetary unit। मेजर करने का मतलब यही है कि उसको मॉनेटरी यूनिट होगी तभी उसको करेंगे। आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो मैंने बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग, यानी डे वाइज। 6 तारीख की एंट्री है तो 6 तारीख में ही होगा, 7 के तो 7, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं हम, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू ऑब्जर्व, स्क्रीन, रिकॉग्नाइज इवेंट, ट्रांजेक्शन, मेजर, प्रोसेस देम। तो एक बात आती है सब डिसिप्लिन विद इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक तरह से जो यूं कह लो उसकी ब्रांचेस कह लो, है ना, या उसके आगे फर्दर एक्सटेंशन कह लो।
आज की डेट में जैसे हम सुनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, एक कंपनी सेक्रेटरी है ना, एमबीए एमबीए इन फाइनेंस है, बीबीए इन फाइनेंस है। तो कई फील्ड्स हो गई हैं, तो ऐसे अकाउंट्स की भी कई फील्ड है, मतलब जो इंटरलिंक है। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग माना कि आप जो मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल से रिलेटेड जो जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हो, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। इतनी लंबी लाइन का सीधा सा मतलब बताता हूँ कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई आपकी जो पैसे में लेन देन हुआ, विदाउट पैसे में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। आपने सपोज करो रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब अगर वो 10,000 रुपए का मटेरियल रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन स्टोर तक जा रहा है ना, तो वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है। लेकिन किससे रिलेटेड है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक्स होंगी उसमें नोट होगा कि ये 10,000 रुपए का मटेरियल रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, फिर प्रोडक्शन वाला वहां से प्रोडक्शन करके एफजी स्टोर में देगा, फिनिश गुड्स स्टोर में जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट्स वाला उसकी सेल करेगा। अब जो सेल होगी वो क्या है, वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो वो कहाँ नोट होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो एंट्रीज सारी नोट होंगी जिनसे हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का लेना देना है, और जिनके आगे चलकर बैलेंस शीट और वगैरह पी एंड एल सब बनेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग का उसका एक पार्ट है, देखिए जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका एक सब पार्ट है वो, ये रिलेटेड है आपका कॉस्टिंग से और इंटरनल ट्रांजेक्शन से। यानी कि आपने कोई मतलब रॉ मटेरियल लिया, उसकी प्रोडक्शन करी, कितने क्वांटिटी बने, कितने केस बने, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन फिर भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कॉस्ट ही नहीं पता तो हम बेचेंगे कितने पे, है ना, उसका सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, मान लो आज कोई चीज अगर 10 रुपए में बन रही है और हम 1 लाख रुपए की मशीन लेके उस चीज को 5 रुपए में बना सकते हैं, या कोई चीज हम 10 रुपए की बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन हम अगर अपनी मशीन लगा लेते हैं वो चीज हमें 5 रुपए की पड़ती है, तो हम ये हिसाब लगाएंगे, ठीक है भाई उस मशीन से टोटल हम कितने पीस बना सकते हैं, है ना, उस मशीन की कॉस्ट कितनी है, और उस मशीन के अगर कॉस्ट अपना पैसा लगाते हैं तो ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मायने रखती है कि हमें मतलब उसको उस प्रोडक्ट को जो बाहर से खरीद रहे हैं अगर हम खुद बनाते हैं और हमारी कॉस्ट अगर काफी हद तक कम हो जाती है तो हमें फायदा होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में नोट होती है, लेकिन उनका जो पैसे का लेन देन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नोट होगा। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रास द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात आती है, कई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है या कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों को मिलाकर बनता है। अब सपोज करो आपने बजट बनाना है, अब बजट क्या है, फ्यूचर का बनाना है। आप क्या करोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, यानी कि बैलेंस शीट ले लिया आपने एक साल की, अब उसके ऊपर आपने फोरकास्ट करना है। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो पहले होगी तब बैलेंस शीट बनेगी, है ना। तो मैनेजमेंट क्या चाहती है, इसका फ्यूचर का बजट बनाओ अगले साल, अगले 5 सालों का। तो आप क्या करोगे, एस्टिमेट लेके चलते हो, ठीक है। अब आपने कॉस्टिंग वाले से उठाया, फिर आपने निकाला भी एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी है, अगर मैं 1 लाख पीस आज बेच रहा हूँ इतनी कॉस्टिंग आ रही है, अगर कल को मेरे को फ्यूचर में सेल 1.5 गुना करनी है तो मेरे को उसको 1.5 गुना प्रोडक्शन की कॉस्ट लगेगी मेरी। मैंने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लिया, कॉस्टिंग से डाटा लिया, उनके बेस पे फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस में खैर आगे चल के नहीं इतना रोल होगा, है ना, क्योंकि वो बजट के रिलेटेड है और बजट होता है फ्यूचर फोरकास्ट से रिलेटेड। अब आती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी चीज हो, फाइनेंशियल आपकी स्टेटमेंट हो या आपकी रिकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो, चाहे मैं कहता हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे नॉन अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सब तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब सेम रहती है। तो सबसे पहले उनकी जो खासियत होती है वो होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सपोज करो आप घर में भी आपके माँ बाप आपसे कोई चीज पूछते हैं, टीचर कोई चीज पूछा, आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भाई सच बता, है ना, ट्रू एंड फेयर एंड
फेयर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी बायस। भाई घुमा फिरा के मत बताओ। अगर मान लो जैसे किसी दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, तो टीचर क्या पूछता, हाँ भी गलती किसकी थी, है ना, दोनों अपनी अपनी गलतियां नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन वो एक बंदा आता है, ठीक है अभी ये सच बताता है भाई पहले गलती किसने करी थी। तो वो क्या हो गया, फ्री फ्रॉम बायस, मतलब भेदभाव से रहित इंफॉर्मेशन। अगर आप उस इंफॉर्मेशन हेरा फेरी करके बता रहे हो, घुमा फिरा के दे रहे हो, तो वो उसको हम बोलते हैं बायस इंफॉर्मेशन है। अभी आपने उसके अंदर हेरा फेरी कर दी, इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़ करके बता रहे हो। एकदम ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन होती है रिलायबल। तो सबसे पहला जो उसकी विशेषता है इंफॉर्मेशन की, वो क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो बंदा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सबसे पहले तो वही रिलायबल होना चाहिए, तभी रिलायबल इंफॉर्मेशन बताएगा। तभी तो कंपनीज में आजकल होता है ना कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट रखे जाते हैं नौकरी पे। पहले होता था बीकॉम पास बंदे अकाउंटेंट होते थे, लेकिन आजकल लोग कंपनी में अगर एंट्री रिकॉर्ड करने वाला भी बैठाना है, तो वो भी चाहते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे सीए इंटर पास हो। सिर्फ इसलिए कि उसको पता है भाई कल को अगर मैं मतलब कोई भी गलत काम करता हूँ, तो मेरे सीए के इंस्टीट्यूट वाले भी मेरे ऊपर एक्शन लेंगे, अगर उस बंदे ने सीए के इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट कर दी उस बंदे ने, है ना। तो लेकिन नॉर्मल बनता है, मान लो उसको नॉलेज ही नहीं है और वो अनजाने में गलती कर बैठा, तो भी रिलायबिलिटी चली गई। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उम्मीद यही की जाती है कि भाई वो कम से कम एंट्री करते समय गलती से भी गलती नहीं करेगा, है ना, वो पूरी ध्यान से करेगा उसको एंट्री। वो ये नहीं कह सकता जी मेरे से गलती हो गई। हाँ, जानबूझ के कर रहा है तो अलग बात है, वो तो उसके ऊपर बाद में एक्शन लेंगे। तो सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन जो है आपकी रिलायबल होनी चाहिए। यानी कि वो एक तो इंफॉर्मेशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, किसी भी तरह का उसमें हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन पे, मतलब कोई चीज उसमें छुपाई ना गई है ना। फिर आता है रिलीवेंस। अब रिलीवेंट का मतलब क्या है, हर बंदे के लिए रिलीवेंस की अलग अलग चीज है। अब मान लो मैंने आपसे बैलेंस शीट मांगी, आपने मुझे पेंडल पकड़ा दिया, मैंने कहा बैलेंस शीट दे दो 2024 की, आपने मुझे 2023 की दे दी, तो मेरे लिए रिलीवेंट कब होगा, in the information is relevant when it helps in decision making, है ना, when it is useful for decision making of user। यानी कि कहने का मतलब है जब इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में मांगी गई है और जिस समय की मांगी गई है, सिर्फ वही देनी है, वही रिलीवेंसी है ना, तभी उसको वो डिसीजन ले पाएगा। अगर आपने गलत फॉर्मेट में दी है, या उसको गलत टाइम की इंफॉर्मेशन दी है, पिछले साल की दी है ना, तो या उसको रिलीवेंस मतलब उसके लिए, या आपने उसने मांगी है उसको इंफॉर्मेशन रुपीज इन लाख करके दो, वो यार वैल्यू लिखी हुई है 1,26,00,000, उसने बोला भी इसको लाख में कन्वर्ट करके दे दो, आपने पूरे उसमें नहीं करके दी। तो इंफॉर्मेशन की रिलीवेंसी तभी है जब उस बंदे के वो इंफॉर्मेशन उसी के फॉर्मेट में है, और उसी के जिस टाइम की उसने इंफॉर्मेशन मांगी है उसको उतने टाइम में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसीजन ले सके, है ना। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भी काम की नहीं है। मान लो उसने बोला भाई मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, आपने सिर्फ बैलेंस शीट पकड़ा दी उसको, आपने कहा भी तूने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस शीट भी चाहिए, P&L भी चाहिए, ट्रायल बैलेंस भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। उसने कहा भाई मुझे ऑडिटेड वो दे दो, बैलेंस शीट और आईटीआर की कॉपी, आपने खाली क्या किया, आईटीआर का फ्रंट पेज दे दिया, पिछला नहीं दिया डाटा, है ना। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की रिलीवेंस हो देती है। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैंने अभी बताया था कि हम अकाउंटिंग रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं, कि सब लोग एक ही पैटर्न पे बनाएंगे, है ना। अब मान लो किसी बंदे को पता है कि लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और आपने क्या किया, अपने फॉर्मेट में ही लेजर बना के दे दिया उसको, है ना। जब संडे क्रेडिटर का लेजर खोलते हैं, तो परचेज उसकी होगी क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, पेमेंट होगी डेबिट साइड में, आपने क्या किया, पेमेंट डाल दी क्रेडिट साइड में, और उसकी परचेज डाल दी डेबिट साइड में। तो वो क्या हो गया, गलत हो गया इंफॉर्मेशन, वो ऐसे लगेगा कस्टमर का अकाउंट है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है कि जो जिस बंदे को भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिस फॉर्मेट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में होनी चाहिए। और उसमें भी जब आज आप उसे लेजर दोगे, उसमें इनवॉइस नंबर मेंशन होना चाहिए, नरेशन होनी चाहिए, अगर कोई रिटर्न है परचेज रिटर्न तो वो होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी लिखी होनी चाहिए, ताकि उसको क्लियर कट समझ आए, छुपी हुई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मान लो हम ये लिखते हैं सी आर, अब सी आर का मतलब अगर रुपीज के साथ एक लाइन के अंदर लिख दो करोड़ पड़ा जाता है ना। लेकिन अगर आप लिख लो क्रेडिट बैलेंस, तो उसको आप सी आर की जगह क्रेडिट बैलेंस लिखो उसे, तो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर पाए दूसरा बंदा उसको, ना तो मिस गाइड ना हो उससे। फिर आता है कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी कब होगी, जब अगर मान लो किसी दो कंपनी के बैलेंस शीट हमें कंपेयर करनी है, तो दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम बना रहे हैं वो कंपेरेबल हो इस साल की इंफॉर्मेशन से, पिछले साल की इंफॉर्मेशन से। यानी कि जो भी आप रूल फॉलो कर रहे हो, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, तो दोनों साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए।
यानी कि इंफॉर्मेशन हमारी कंपेरेबल कब होगी, जब फॉर्मेट और जो हमारी पॉलिसी जो भी हमने यूज किया है, जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, दोनों साथ सेम होने चाहिए, है ना। अगर दो एंटिटी है तो दोनों एंटिटी का सेम फॉर्मेट होना चाहिए, तभी कंपेरेबल कर पाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं कर पाते तो भी उसके लिए दिक्कत है। टैक्स और अंडरस्टैंडिंग ये हम बाद में देखेंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो हम अकाउंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग का जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, उसका सबसे पहला जो मतलब प्राइम फंक्शन है अकाउंट का, वो इसलिए ही है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो आपकी वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर हम मतलब हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंट की, तो हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि भाई जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी एंट्री अनरिकॉर्डेड ना रहे। इनकम टैक्स में एक रूल है ना कि आपके पास अनरिकॉर्डेड इनकम कहाँ से आ गई, है ना, कि किसी बंदे के बैंक में पैसा आ गया 60 लाख रुपए, वो कहेगी मुझे पता ही नहीं, तो उसे आप क्या कहोगे, अनरिकॉर्डेड इनकम। भाई उसने इनकम टैक्स की रिटर्न में शो नहीं करी, क्योंकि उसके पास एंट्री नहीं है किताबों में, लेकिन बैंक में पैसा है, तो उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड। तो कहने का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड इन द सेंस ये नहीं कि एंट्री कर ली, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अगर 60 लाख रुपए आए हैं किसी से, भाई कहाँ से आए हैं, इसका सेल बिल दिखाओ, तो उसका प्रॉपर सेल बिल होना चाहिए। फिर जिस बंदे से पैसे आए उसका पैन नंबर वगैरह सब होना चाहिए हमारे पास। फिर हमने उसको जब माल बेचा था उसका परचेज ऑर्डर भी होना चाहिए हमारे पास, उसने हमें परचेज ऑर्डर दिया था, है ना, उसका हमने जीएसटी नंबर लिया, आधार कार्ड नंबर लिया, पैन नंबर सब ले रखा है हमने, सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर हमने उसको माल बेचा है और उससे पैसे आए हैं, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट, उसने हमारे से बैंक अकाउंट डिटेल भी ली, सब मतलब सारी पूरा जो रिकॉर्ड है सब कुछ होना चाहिए। एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब होने चाहिए। हमारी सेल है तो प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए, परचेज है तो प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, हमने किसी से परचेज किया है ना, हमारे पास परचेज बिल होना चाहिए, हमने जो उसे पीओ दिया वो होना चाहिए। अब मेरे पास मान लो एक वर्कर काम कर रहा है, मैंने उसे सैलरी दे दी, ठीक है, वर्कर है नहीं, वर्कर का प्रूफ मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वर्कर की फाइल होनी चाहिए, एम्प्लॉय की फाइल होनी चाहिए मेरे पास। मैंने किसी को हायर किया, उसकी फाइल बनाई, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, है ना, वो फाइल होगी इसकी। फिर मैंने उसको सैलरी लेटर दिया भी, हर महीने इसको तेरे को इतनी सैलरी दूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसको। फिर उसके बाद हर महीने जो उसको सैलरी दूंगा बैंक के थ्रू दे रहा हूँ, मेरे पास बैंक की ट्रांजेक्शन होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, फिर मैं एंट्री करता हूँ, उसको मैंने वेजेस दी, एक वेजेस स्लिप भी होगी, ये पे स्लिप मिलती है जैसे आपको आप सबको पता ही होगा। तो पे स्लिप के अकॉर्डिंग मैंने उसे सैलरी दी, सैलरी करी, फिर उसका पीएफ भी काटा, ईएसआई भी काटा, तो ये सब मेरे पास प्रूफ है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उस मेरे पास अगर रिकॉर्ड है विद होल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। और मान लो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है लेकिन मैंने एंट्री नहीं करी, तो वो भी गलत है। तो हर चीज जो मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए प्रॉपर, और मेरे पास वो एंट्री भी होनी चाहिए। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब जब आप सारी ट्रांजेक्शन बनाओगे तो किस लिए बना रहे हो, आप बना रहे हो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के लिए। इस साल के एंड में तो हर किसी को प्रॉफिट ही देखना है, या प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो देखना है। तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगी। और फिर दूसरी चीज बनेगी बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं उसको। यानी कि साल के एंड में आपके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैश बैलेंस है, ये सब देखने के लिए आपको क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। फिर अब खाली बैलेंस शीट पी&एल बनाने के बाद हमारे पास क्या कोई काम नहीं है, हमने आईटीआर भी तो फाइल करनी है, हमने जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी है, हमने सन्डी क्रेडिटर के साथ अपना लेजर मेंटेन बैलेंस सर्टिफिकेट फाइल करना है, हमने बैंक के साथ अपना जो लोन ले रखा है उसको भी बैंक से लोन मतलब दिखाना है भी हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने स्टॉक के अगेंस्ट में लोन ले रखा है, हमने अपने सन्डी क्रेडिटर के अगेंस्ट में लोन ले रखा है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी बैंक को क्या जाती है, स्टॉक स्टेटमेंट जाती है बैंक को, है ना। तो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी, या हमारे सनी डाटा कितने हैं, हर महीने सनी डाटा की स्टेटमेंट जाती है बैंक को, क्योंकि हमने स्टेटमेंट सनी डाटा के बेस पे भी लोन ले रखा है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को आईटीआर जानी है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर का मतलब है जितने भी यूजर्स हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरनल, सबको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कराना एक अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। वो मतलब आप लिख सकते हैं अपना भी बना बना के कि सप्लायर को क्या देना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटर को क्या चाहिए, है ना, और जो बैंक से लोन ले रखा है उसको हमारी क्या देखनी है, तो फिर उसको बैलेंस शीट चाहिए तो बैलेंस शीट प्रोवाइड करवाएंगे, पीएनएल चाहिए तो पीएनएल देना है ना। अब ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर, ये हमारे जो जो बंदे हैं, सबसे पहले एग्जांपल के लिए जैसे वैट एंड अदर टैक्स लायबिलिटी किसको देखना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को चाहिए, तो वो हमारा एक्सटर्नल यूजर है। द पोटेंशियल फॉर पे रिवार्ड्स एंड बोनस डील्स, पे अवार्ड्स एंड
बोनस से, ये बोनस से ये स्वेलिंग गर्ल्स लिखी हुई है। ये हमारे कौन है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को देखना है भाई बोनस हमें कैसे मिलेगा या हमारे जो सैलरी कैसे बढ़ेगी। एथिकल एनवायरनमेंट एक्टिविटी ऑफ द फर्म, ये हमारे एनवायरनमेंटल जो डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट वगैरह, उनको देखना होता है। वेदर द फर्म एज ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर, तो ये कौन देखेगा, मतलब मालिक लोग देखेंगे और हमारे लेंडर यानी कि बैंक वगैरह देखेंगे भाई फर्म का कोई फ्यूचर भी है नहीं है, या सप्लायर होगी हमारे। प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, ये चाहिए इन्वेस्टर को, है ना, जो इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में, उनको देखना है। फिर आता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग ए सर्विस और प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, ये देखते हैं हमारे कस्टमर। अब आज कोई कस्टमर मेरे पास आता भी, मैं तुम्हें 1 करोड़ का ऑर्डर देना चाहता हूँ पूरे साल का, तो वो देखेगा ना भाई मेरी फैक्ट्री में आके भाई जो औकात भी है नहीं मेरी कंपनी की, मशीन या लगी या नहीं लगी, मेरी सेल कितनी है, पता लगा सेल ही मेरे पूरे साल की 10 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ का ऑर्डर कहाँ से दूंगा उसे, है ना। तो ये सब चीजें हमारे वो जो ये कौन सा यूजर देगा, विच स्टेक होल्डर ग्रुप, यानी कि वो देखेगा हमारे सेंटिक कस्टमर या डेटर कह लो हमारे। रोल ऑफ अकाउंटिंग, role of accounting has been changing with the changes in economic development and increasing social societal demands. It describes analysis a mass of data and types of measurement classification। अकाउंटिंग रोल्स को आप यूँ डिफाइन कर सकते हो अकाउंटिंग प्रोसेस से, ठीक है ना, और जो इसका ऑब्जेक्ट है आप वही सेम का सेम लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वही उसका रोल है, ठीक है जी। Different roles of accounting as a language, as a historical record, as a current economic reality, as an informative system, as a commodity। तो इसको रोल ऑफ अकाउंटिंग अभी छोड़ देते हैं, इतना कोई खास नहीं है, बाकी अगर आगे जरूरत आएगी जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। अब बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, जो बेसिक टर्म्स है वो हम सबको पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स है आपकी, जो हम बार बार बात करते हैं ना, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये सिर्फ अभी आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम अगर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में जाएंगे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी आगे जाके। तो इसलिए बस आपको समझने के लिए है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एंटिटी क्या होती है, कोई भी बिजनेस आपका जो है वो एंटिटी होती है। जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जैसे आपकी गली में किराने की दुकान है, वो एक बिजनेस एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है दैट इज बिजनेस एंटिटी। अगर मैं बात करूँ आपके रिलायंस स्टैंड के शोरूम पे जाती हैं, है ना, या आईटीसी लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो सब बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी का मतलब है कोई भी बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस कर रही है। फिर आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन माना जब भी आपका पैसों में लेन देन हो रहा है दैट इज ए ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने किसी से उधार माल ले लिया, आपको उसको पैसे देने ही है, या आपने किसी को माल बेचा तब भी आपने पैसे देने हैं। मतलब कोई भी चीज जो पैसों के लेन देन से रिलेटेड है दैट इज ए ट्रांजेक्शन। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इज ए ट्रांजेक्शन। कोई भी इवेंट हो रही है जो पैसों का लेन देन जिसमें इन्वॉल्व है वो ट्रांजेक्शन है। फिर आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है, कोई भी चीज जो आप ले रहे हो जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए और आप उससे अपना प्रोडक्शन करोगे, या आपको बिजनेस में वो हेल्पफुल है, लेकिन आप उसको सेल नहीं करोगे। Assets are economic resource of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms। अब एसेट दो तरह की होती है, फिक्स एसेट्स होती है और एक करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स होती है आपकी बैंक हो गया, कैश हो गया, जो डेली चेंज होते रहती है। फिक्स एसेट्स होती है जो आपकी फिक्स रहती है, जैसे आपने कोई मशीन भी ली 1 लाख रुपए की, अब आप उसको बेचोगे नहीं, है ना, अब उसे क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब दूसरी होती है करंट असेट्स, यानी कि आपका कैश हो गया, बैंक हो गया। अब कैश के आपके लेन देन चलता रहता है बैंक में, तो उनका बैलेंस का डेली चेंज होता रहता है, लेकिन आप बैंक और कैश को सेल नहीं करते, वो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो कोई भी आप जो अपना एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको आप मॉनेटरी टर्म से यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट योर सेलेबल आइटम, राइट। सिमिलरली लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है, जिनके आपने पैसे देने हैं, जैसे कि आपका संडी क्रेडिटर हो गया, बैंक का लोन हो गया। लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और टैक्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। भाई आपने किसी को कुछ देना है, आज देना है या फ्यूचर में देना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है।
आपका दायित्व है, ऑब्लिगेशन। जैसे आपके संडी क्रेडिटर जिनको आपने पैसे देने हैं, संडी क्रेडिटर जिनसे आपने रॉ मटेरियल लिया है, जिनसे आपने मशीनरी लिया है ना, या वो जिनसे आपने पैसे उधार ले रखे हैं, या बैंक हो गया जिसने पैसे उधार दे रखे हैं, है ना। और एक नॉन बैंक भी होते हैं, जैसे आप रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, जिससे आपने पैसे उधार ले लिए बिजनेस में, फिर आपने उसको कल को पैसे देने हैं। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है जो आपने फ्यूचर में या आज नहीं तो कल देनी है, तो वो होती है आपकी लायबिलिटी। फिर होता है कैपिटल। बिजनेस के अंदर देखो दो चीज होती है, एक लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में, एक एसेट्स होता है। लायबिलिटी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है लायबिलिटी, है ना। दूसरी साइड होता है एसेट। अब जब आप बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाते हो तो आप क्या करोगे, उससे एसेट्स लोगे। भाई आपने पैसा लगाया तो आपका कैश आ गया, कैश आ गया तो आपकी कैपिटल आ गई। तो फिर अगर और कैश चाहिए, और पैसा चाहिए, फिर आप उधार लेके आओगे, है ना। तो वो आपकी होती है लायबिलिटी। या तो आप संडे कैरेक्टर यानी कि जिनसे मान लेते उनसे उधार लोगे, या बैंक से उधार लोगे। तो कैपिटल और अदर लायबिलिटी मिलके आपकी लायबिलिटी साइड बनती है। तो कैपिटल क्या है, जो मालिक अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अगर कोई कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर जो अपना पैसा लगाते हैं। कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर अपना शेयर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो कैपिटल कहलाती है। सेल ये आपको सबको पता ही है। आपने जो गुड्स की सेल करते हो, या अगर सेल तो रिवेन्यू भी बोलते हैं। जैसे कोई बंदा सीए है तो सीए कोई गुड्स तो सेल करेगा नहीं, वो क्या देगा, सर्विस देगा, है ना। तो रिवेन्यूज होता है जो आप गुड्स नहीं बेचते, आप सर्विस बेचते हो, तो उसे हम कहते हैं रिवेन्यूज। जब आप कोई अपनी गुड्स बेचते हो उसको हम बोलते हैं सेल। ये फर्क है। फिर होता है एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस है ना, आपने खर्चे किए कोई भी, जो आपके मतलब P&L में जाते हैं। जैसे कि आपने यूं कह लो, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने स्टाफ की सैलरी दी, आपने रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, है ना, ये सब। फिर एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब परचेज ऑफ गुड्स भी एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंसिव जो आपने ये पे किए वो भी एक्सपेंसिव। तो फर्क क्या है एक्सपेंडिचर में, है ना। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक दो वर्ड होते हैं, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। Cost incurred by a businessman in the process of earning revenue is known as expenses. Spending money or incurring a liability for some benefit, services or property received is called expenditure. अब एक इन्होंने बड़ा छोटा सा डिफरेंस बना दिया है। अब एक्सपेंडिचर का मतलब है, हमारे एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं, यानी कि जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे हमने कोई मशीनरी खरीद ली, अब मशीनरी को हम एक्सपेंस में नहीं दिखाते। तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे होते हैं एक्सपेंसिस, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे नॉन एक्सपेंसिव होते हैं। उसे हम फिक्स सेट्स में या अदर एक्सपेंस में भी, मतलब बैलेंस शीट में दिखाते हैं उनको, है ना। तो ये आप बात समझ लो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो उसी साल P&L में दिखाते हैं, जो हमारे रिवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। तो उनको हम कई बार बोलते हैं एक्सपेंसिस ओनली। अगर आप कहीं वर्ड पढ़ते हो एक्सपेंसिस, इसका मतलब वो हमारे एक्सपेंसिस है, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड बोल दिया या एक्सपेंसिस बोल दिया, सेम चीज है। अगर हमने बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है या कोई बड़ा खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार फर्क हो जाता है। प्रॉफिट आपको पता ही है, जो आप फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट है। और लॉस कब होगा, जब आपके खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है। ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन व्हिच आर incidental टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस, एप्लीकेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। गेन वर्ड मतलब यूज कर दिया। वैसे तो अगर मान लो आपने कोई एसेट्स बेच दी, उसके ऊपर भी जो आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो गेन वर्ड एक, अगर गेन वर्ड भी आपको कहीं पे नजर आता है, उसका मतलब यह है कि आपने कोई चीज सेल परचेज करी थी, उसके ऊपर आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। तो इन्होंने गेन वर्ड तब यूज करते हैं जब वो आपका बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से चल रहा है, यानी कि आप जो नॉर्मल प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो उससे अलग कोई अगर आप चीज बेच देते हो, तो आपको जो फायदा होता है उसको गेन गेन बोल देते हैं। तो समझने में आसानी हो जाती है, यानी कि इसको ये अलग से फायदा हुआ है अगर गेन वर्ड यूज करते हैं, तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉफिट ही। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके से होता है। जब आप गुड्स लेने जाते हो किसी के बाद दुकानदार के पास, तो वो आपको कहता है भाई ठीक है भाई, एक पीस लोगे 2 रुपए का, है ना, 1 लाख पीस लोगे तो 1.5 रुपए का। तो उसे हम बोलते हैं टर्नओवर डिस्काउंट। यानी कि जब आप बल्क में लेते हो तो उसे हम बोलते हैं टर्नओवर डिस्काउंट।
और फिर मान लो वो कहता है भाई मैं ना मुझे 3 महीने की उधार चाहिए, वो कहता है ठीक है मैं 4 रुपए का प्लस फीस दूंगा। फिर आप बोलते हो यार मेरे पास ना पैसा है तो मैं कैश लेता हूँ, तो कितने का देगा भाई, मैं 3 महीने की उधार नहीं चाहिए मेरे को, कैश नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अगर कैश देते हो तो आपको मैं इतने का डिस्काउंट दे दूंगा, 10 पैसे पर पीस, है ना। तो जब आप कैश डिस्काउंट लेते हो तब भी आपका इनवॉइस में से कम हो जाएगा, और आप टर्नओवर डिस्काउंट लेते हो उसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो टर्नओवर या ट्रेड एक ही बात है, तो वो भी इनवॉइस में से कम हो जाता है। तो वो जो जिसको डिस्काउंट मिलता है उसको क्या होता है, परचेज में से कम हो जाता है। तो अगर परचेज वो 4 रुपए पर पीस था, अब आपको 3 रुपए 90 पैसे का मिल रहा है, तो आपकी परचेज कम हो जाती है। ठीक है, मतलब इनकम में नहीं दिखाते इसको। लेकिन अगर आपने 2 महीने बाद लिया डिस्काउंट अपना, है ना, तो भी आप परचेज में से लेस कर सकते हो या इनकम साइड में दिखा सकते हो। फिर होता है वाउचर। अब जो भी आपने खर्चा किया, है ना, आपने एक्सपेंस बुक किया, आपने किसी स्टाफ को सैलरी दी, तो आप उसको एक प्रॉपर एक वोचर फॉर्मेट होता है, उस वोचर में लिख के दोनों पार्टियां साइन कर लेती हैं। या आपने कोई आजकल तो वोचर नहीं बनते, क्योंकि आजकल तो हर कोई सॉफ्टवेयर में ही करता है। तो वोचर सिर्फ उन्हीं चीजों के बनते हैं, जैसे टीए बिल हो गया, या आपका सेल बिल का वोचर नहीं बनता, परचेज का नहीं बनता, क्योंकि उनकी अलग से बुक होती है, परचेज बुक, सेल बुक। तो कोई भी आप खर्चा करते हो तो आप उसकी क्या करते हो, उसकी जब एंट्री करते हो एक वोचर नंबर देना होता है आपने। तो उसकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप एक वोचर नंबर लिख देते हो, जो आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री की है या आपने मैनुअल एंट्री किया है। तो एक सपोर्टिंग वो जो हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसको वाउचर बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई गुड्स कैश में लिया है, वी गेट कैश मेमोज, इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, है ना। व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट अ रिसीट होता है। जब भी हम कोई मतलब जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका एक सपोर्ट होता है हमारे पास, बिल होगा या कुछ होगा, उसको ही वाउचर बोलते हैं। फिर आता है गुड्स। गुड्स यानी जो आप नॉर्मल डीलिंग में सेल परचेज कर रहे हो, जिस चीज को आप सेल परचेज कर रहे हो, जैसे मान लो कोई कपड़े की दुकान वाला है तो कपड़े को खरीद बेच कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या गुड्स है, इनको वो नॉर्मल परचेज सेल कर रहा है। ड्राइंग, ड्राइंग माने क्या होता है, जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कैपिटल होती है, लेकिन वही कैपिटल जब आप विड्रॉ करते हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। यानी कि बिजनेसमैन जो हर महीने अपने खर्चे के लिए पैसे निकालता रहता है बिजनेस से, है ना। मान लो उसने 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन अब उसे प्रॉफिट हो रहा है हर हर बार 1 लाख रुपए का हर महीने। अब वो क्या कर रहा है, हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहा है। तो 50,000 रुपए उसकी क्या है, मतलब प्रॉफिट साल के एंड में उसे 6 लाख रुपए मिलेगा, सॉरी 12 लाख रुपए मिलेगा, और वो 50,000 महीने प्रॉफिट अपना एक तरह से निकाल रहा है। तो जब वो प्रॉफिट निकालता है तो हम उसे कैपिटल में से ही एक तरह से विड्रॉ दिखाते हैं, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। फिर आता है परचेजेस। परचेजेस माना जो आपने गुड्स प्रोकर करनी है, जिनपे आप डीलिंग कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, है ना। तो परचेजेस का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोकर्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। कैश ले या क्रेडिट, उधार ले या नकद ले, कुछ भी ले। तो परचेज माना वो चीज जिसमें आप डील कर रहे हो। अगर मैंने कोई मशीनरी ले ली तो वो मेरी परचेज में नहीं जाएगी, वो मेरी फिक्स असेट्स में जाएगी। स्टॉक, अब जब मैंने परचेज कर लिया, वो माल मेरा जब तक बिका नहीं है तो मेरा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, एक स्टॉक दो तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमेबल और एक होता है कि नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि जिनमें आप नॉर्मल डीलिंग करते हो। जैसे कोई आइटम है, सपोज करो आप, जिसमें जैसे कपड़े की दुकान वाला है, वो नॉर्मल डीलिंग कर रहा है भाई, भाई क्या बोलते हैं, अ, कपड़े की दुकान वाला अगर किसी मान लो पैंट शर्ट का कपड़ा बेच रहा है तो उसमें डीलिंग कर रहा है ना। और मान लो वो रेडीमेड भी बेच रहा है तो रेडीमेड भी डीलिंग कर रहा है। फिर उसने क्या किया, अगर एक बंदा मान लो, जैसे आपने देखा होगा कपड़े की दुकान वालों ने टेलर भी बिठा रखा होता है साथ में, है ना। तो अगर वो क्या करते हैं, कपड़े का तो स्टॉक है ही है उसके पास, लेकिन उसने क्या खरीद रखा है साथ में, जो कपड़े सिलने का मटेरियल होता है, बटन वगैरह ये सब भी रखा होता है। तो उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल, है ना। या किसी कंपनी में परचेज का सामान तो होता ही है, लेकिन वो अपने लिए जो मशीनरी खरीदी होती है, मशीनरी में डालने के लिए क्या लेते हैं, ग्रीस लेते हैं, ऑयल लेते हैं, या नट्स बोल्ट्स लेते हैं, ताकि मशीनरी को रिपेयर कर सके, है ना। या उनके पास मशीन चलाने के लिए कई बार जनरेटर होता है किसी के पास, तो डीजल भी रखा होता है। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा डीजल खत्म तो हो नहीं गया होता। मान लो उसने आज 3,000 लीटर लिया, उसमें से एज ऑन मंथ एंड पे उसके पास बचा हुआ है, या 31 मार्च को उसके पास बचा हुआ है डीजल, 3,000 का लिया था, 2,000 का बचा हुआ है। तो वो कंज्यूमेबल में वो उसका स्टॉक दिखाते हैं। तो एक स्टॉक दो चीजों का होता है, एक तो जो आप आइटम परचेज कर रहे हो वो, और एक आप कंज्यूमेबल जो अपने लिए यूज कर रहे हो उनका भी स्टॉक पड़ा होता है। तो जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल जो आपने लिया प्रोडक्शन में लगाने के लिए, सेमी फिनिश होता है जो भी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा, है ना। जैसे सपोज करो एक पेन है, पेन के लिए असेंबली करी, 5 पीस ले लिए, तो रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन अभी पेन के अंदर जो उसका रिफिल होता है वो नहीं डला, अभी खाली रिफिल अलग है और वो अलग है, तो वो हो गया सेमी फिनिश।
लेकिन जब आपका पेन पूरा कंप्लीट तैयार हो गया, रिफिल भी हो गया, सब कुछ हो गया और उसको पैकिंग वाले डब्बे में पैक कर दिया, एफजी स्टोर में पहुंच गया, वो फिनिश गुड स्टोर में जहां से वो सेल के लिए रेडी है, तो वो आपका होता है फिनिश स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक होता है जो आपका 1 अप्रैल को जो स्टॉक पड़ा होता है आपके पास, है ना, यानी कि साल के शुरू में जो स्टॉक पड़ा था वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और साल के एंड में यानी कि 31 मार्च को जो स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है डेटर। डेटर माना जिनको आपने उधार पे माल दिया है, कस्टमर आपके। क्रेडिटर माना जो आपके जिनसे आपने माल उधार पे खरीदा है, यानी कि आपके सप्लायर। इतना ही। अब ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग और बाकी का अदर जो है वो हम फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।